अरे, इस बेड नंबर 8 का मरीज कहाँ गया? मैं तो इस लड़के से तंग आ गई हूँ। जब भी मैं ड्यूटी पर आती हूँ, कभी बेड पर नहीं मिलता। नर्स जूली काफी गुस्से में बोली। आंटी, मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ। एक प्यारी सी आवाज ने नर्स जूली का सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। जब उन्होंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा, तो बेड नंबर 10 के मरीज की बेटी शबीना खड़ी थी। शबीना ने बाहर आकर देखा, फिर पूरा अस्पताल छान मारा, पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं दिया और थक-हार कर वापस जा ही रही थी कि उसकी नजर बगल की कैंटीन पर गई, तो देखा कि वे जनाब तो वहां आराम फरमा रहे थे और गर्मा-गर्म समोसे खा रहे थे। शबीना उसके पास गई और धीरे से बोली, आपको नर्स बुला रही हैं। उसने पीछे घूमकर देखा। सफेद कुर्ता सलवार, नीला दुपट्टा लिए सांवली मगर तीखे नैननक्श वाली लड़की खड़ी हुई थी। उसने अपने बालों की लंबी चोटी बनाई हुई थी। माथे पर बिंदी, आंखों में भरा पूरा काजल, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियों की खनखन। वो बड़े ही शायराना अंदाज में बोला, अरे छोड़िए ये नर्सवस की बातें। आपको देखकर तो मेरे जेहन में बस यही ख्याल आया है, माशाअल्लाह आप भी न, कहते हुए शबीना वहां से शर्मा कर भाग आई और सीधे बाथरूम में जाकर आईने के सामने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। फिर हाथों को मलते हुए अपने चेहरे को साफ किया और बालों को करीने से संवारते हुए बाहर आ गई। तब तक वो मरीज, जिसका नाम नीरज था, भी वापस आ चुका था। शबीना घबराकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। नीरज ने देखा कि शबीना किसी भी तरह की बात करने को तैयार नहीं है, तो उसने सोचा कि क्यों न पहले उसकी मम्मी से बात की जाए। शबीना की मां को टाइफाइड हुआ था, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। नीरज को बुखार था, पर काफी दिनों से न उतरने के चलते उसकी मां ने उसे दाखिल करा दिया था। नीरज की शबीना का अम्मी से काफी पटती थी। परसों ही दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी, पर तब तक नीरज और शबीना अच्छे दोस्त बन चुके थे। शबीना 10वीं जमात की छात्रा थी और नीरज 11वीं जमात में पढ़ता था। दोनों के स्कूल भी आमने सामने थे। वैसे भी फतेहपुर एक छोटी सी जगह है, जहां कोई भी आसानी से एक दूसरे के बारे में पता लगा सकता है। सो नीरज ने शबीना का पता लगा ही लिया। एक दिन स्कूल से बाहर आते समय दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश हुए। उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। इसी बीच शबीना कभी कभार नीरज के घर भी जाने लगी, पर वो नीरज को अपने घर कभी नहीं ले गई। ऐसे ही 2 साल कब बीत गए, पता ही नहीं चला। अब यह दोस्ती इश्क में बदलकर रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ने लगी। एक दिन जब शबीना कॉलेज से घर में दाखिल हुई, तो उसे देखते ही अम्मी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें बताया था न कि तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, पर तुमने वही किया जो 2 साल से कर रही हो। तुम्हारी जोया आपा ठीक ही कह रही थी कि तुम एक लड़के के साथ मुंह उठाए घूमती रहती हो। अम्मी, आप मेरी बात तो सुनो, वो लड़का बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, एक बार मिलकर तो देखो। वैसे तुम उससे मिल भी चुकी हो, शबीना एक ही सांस में सब कुछ कह गई। वैसे अम्मी अब्बू कौन होते हैं हमारी निजी जिंदगी का फैसला करने वाले? कभी दुख तकलीफ में तुम्हारी खैर पूछने आए, जो आज इस पर उंगली उठाएंगे? हम मरें या जिएं, उन्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? शायद आप भूल गई हो, पर मेरे जेहन में वो सब कुछ आज भी है। जब अब्बू नई अम्मी लेकर आए थे, तब नई अम्मी ने अब्बू के सामने ही कैसे हमें जलील किया था। इतना ही नहीं, हम सभी को घर से बेदखल भी कर दिया था। तभी जोया आपा घर में आईं। अरे जोया, तुम ही इसको समझाओ, मैं तुम दोनों के लिए जल्दी से चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए अम्मी रसोई घर में चली गईं। रसोई घर क्या था, एक बड़े से कमरे को बीच से टाट का पर्दा लगाकर एक तरफ बना लिया गया था, तो दूसरी तरफ एक पुराना सा डबल बेड, टूटी अलमारी और अम्मी की शादी का एक पुराना बक्सा रखा था, जिसमें अम्मी के कपड़े कम, यादें ज्यादा बंद थीं। मगर सब कुछ रखा बड़े करीने से था। तभी अम्मी चाय और बिस्कुट लेकर आईं और सब चाय का मजा लेने लगे। शबीना यादों की गहराइयों में खो गई। वो मुश्किल से 6-7 साल की थी, जब अब्बू नई अम्मी लेकर आए थे। वो अपनी बड़ी सी हवेली के बगीचे में खेल रही थी। तभी नई अम्मी घर में दाखिल हुईं।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी अम्मी हर वक्त रोती क्यों रहती हैं? जब नई अम्मी को बेटा हुआ तो जोया आपा और अम्मी को बेदखल कर उसी हवेली में नौकरों के रहने वाली जगह पर एक कोना दे दिया गया। अम्मी दिन भर सिलाई कढ़ाई करती और जोया आपा भी दूसरों के घर का काम करती तो भी 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं हो पाती थी। अम्मी 30 साल की उम्र में 50 साल की दिखने लगी थीं। ऐसा नहीं था कि अम्मी खूबसूरत नहीं थीं। वे हमेशा अब्बू की दीवानगी के किस्से बयां करती रहती थीं। सभी ने अम्मी को दूसरा निकाह करने को कहा, पर अम्मी तैयार नहीं हुईं। पर इधर कुछ दिनों से वे काफी परेशान थीं। शायद जोया आपा के सीने पर बढ़ता मांस परेशानी का सबब था। मेरे लिए वो अचरज, पर अम्मी के लिए जिम्मेदारी। शबीना ओ शबीना ओ शबीना, जोया आपा की आवाज ने शबीना को यादों से वर्तमान की ओर खींच दिया। ठीक है, उस लड़के को लेकर आना, फिर देखते हैं कि क्या करना है। लड़के का फोटो देख शबीना खुशी से उछल गई और चीख पड़ी। भविष्य के सपने संजोते हुए वो सोने चली गई। अक्सर उन दोनों की मुलाकात शहर के बाहर एक गार्डन में होती थी। आज जब वो नीरज से मिली तो उसने कल की सारी घटना का जिक्र किया। जनाब, आप मेरे घर चल रहे हैं। अम्मी आपसे मुलाकात करना चाह रही हैं। सच कहते हुए नीरज ने शबीना को अपनी बाहों में भर लिया। शबीना शर्मा कर बड़े प्यार से नीरज को देखने लगी, फिर नीरज की गाड़ी से ही घर पहुंची। नीरज तो हैरान रह गया कि इतनी बड़ी हवेली, सफ़ेद संगमरमर सी नक्काशीदार दीवारें और एक मुगलिया संस्कृति बयां करता हरी घास का लान। जरूर यह बड़ी हैसियत वालों की हवेली है। नीरज काफी सकुचाते हुए अंदर गया। तभी शबीना बोली, नीरज, उधर नहीं, यह अब्बू की हवेली है। मेरा घर उधर कोने में है। हैरानी से शबीना को देखते हुए नीरज उसके पीछे पीछे चल दिया। सामने पुराने से सर्वेंट क्वार्टर में शबीना दरवाजे पर टंगी पुरानी सी चटाई हटाकर अंदर नीरज के साथ दाखिल हुई। नीरज ने देखा कि वहां 2 औरतें बैठी थीं। उनका परिचय शबीना ने अम्मी और जोया आपा कहकर कराया। अम्मी ने नीरज को देखा। वो उन्हें बड़ा भला लड़का लगा और बड़े प्यार से उसे बैठने के लिए कहा। अम्मी ने कहा, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। तब तक अब्बू और भाईजान भी आते होंगे। अब्बू, अरे आपने उन्हें क्यों बुलाया? मैंने आपसे पहले ही मना किया था। गुस्से से चिल्लाते हुए शबीना अम्मी पर बरस पड़ी। अम्मी भी गुस्से में बोली, चुपचाप बैठो, अब्बू का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। शबीना कातर निगाहों से नीरज को देखने लगी। नीरज की आंखों में उठे हर सवाल का जवाब वो अपनी आंखों से देने की कोशिश करती। थोड़ी देर तक वहां सन्नाटा पसरा रहा, तभी सामने की चटाई हिली और भारी भरकम शरीर का आदमी दाखिल हुआ। वे सफेद अचकन और चूड़ीदार पाजामा पहने हुए थे। साथ ही उनके साथ 17-18 साल का एक लड़का भी अंदर आया। आते ही उस आदमी ने नीरज का कॉलर पकड़कर उठाया और दोनों लोग नीरज को काफी बुरा भला कहने लगे। नीरज एकदम अचकचा गया। उसने संभलने की कोशिश की, तभी उसमें से एक आदमी ने पीछे से वार कर दिया और वो फिर वहीं गिर गया। शबीना कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उसके अब्बू चिल्ला कर बोले, खबरदार, जो इस लड़के से मिली। तुझे शर्म नहीं आती? वो एक हिंदू लड़का है और तू मुसलमान। नीरज की तरफ मुखातिब होकर बोले, आज के बाद शबीना की तरफ आंख उठाकर मत देखना, वरना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का वो हाल करेंगे कि प्यार का सारा भूत उतर जाएगा। नीरज ने समय की नजाकत को समझते हुए चुपचाप चले जाना ही उचित समझा। अब्बू ने शबीना का हाथ झटकते हुए अम्मी की तरफ धक्का दिया और गरजते हुए बोले, नफीसा, शबीना का ध्यान रखो और देखो अब यह लड़का कभी शबीना से न मिले। इस किस्से को यहीं खत्म करो। और यह कहते हुए वे उल्टे पैर वापस चले गए। अब्बू के जाते ही जो शबीना अभी तक तकरीबन बेहोश सी पड़ी थी, तेजी से खड़ी हो गई और अम्मी से बोली, अम्मी, यह सब क्या है? आपने इन लोगों को क्यों बुलाया? अरे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने सालों में कभी तो हमारा हाल पूछने नहीं आए। हम मर रहे हैं या जी रहे हैं, पेट भर खाना खाया है कि नहीं, कैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 पैसे कमाने के लिए हमने क्या क्या काम नहीं किया। बोलो न अम्मी, तब ये कहाँ थे?
जब हमारी जिंदगी में चंद खुशियां आईं, तो आ गए बाप का हक जताने। मेरा बस चले तो आज मैं उनका सिर फोड़ देती। शबीना कहते हुए अम्मी ने एक जोरदार चांटा शबीना को रसीद कर दिया और बोली, बहुत हुआ, अपनी हद भूल रही है तू। भूल गई कि उनसे मेरा निकाह ही नहीं हुआ है, दिल का रिश्ता है। मैं उनके बारे में एक भी गलत लफ्ज सुनना पसंद नहीं करूंगी। कल से तुम्हारा और नीरज का रास्ता अलग अलग है। शबीना सारी रात रोती रही। उसकी आंखें सूजकर लाल हो गईं। सुबह जब अम्मी ने शबीना को इस हाल में देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे उसके बिखरे बालों को समेटने लगीं, मगर शबीना ने उनका हाथ झटक दिया। बहरहाल इसी तरह दिन हफ्ते महीने बीतने लगे। शबीना और नीरज की कोई बातचीत तक नहीं हुई। न ही नीरज ने मिलने की कोशिश की और न ही शबीना ने। इसी तरह 1 साल बीत गया। अब तक अम्मी ने मान लिया था कि शबीना अब नीरज को भूल चुकी है। उसी दौरान शबीना ने अपनी फैशन डिजाइन के काम में काफी तरक्की कर ली थी और घर में अब तक सब नॉर्मल हो गया था। सबने सोचा कि अब तूफान शांत हो चुका है। वो दिन शबीना की जिंदगी का बहुत खास दिन था। आज उसके कपड़ों की प्रदर्शनी थी। वो तेज तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके पैर ठिठक गए। कैसी हो शबीना? उसने बोला तो शबीना की आंखों से आंसू आ गए। बिना कुछ बोले भागकर वो उसके गले लग गई। तुम कैसे हो नीरज? उस दिन तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुमसे कैसे बात करूं। पर सच में मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूली। नीरज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो सब छोड़ो, यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे? आज मेरे सिले कपड़ों की प्रदर्शनी लगी है, पर तुम? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। शबीना ने मुस्कुराते हुए प्यार भरी निगाहों से नीरज को देखा। नीरज को लगा कि उसने सारे जहाँ की खुशियाँ पाली हैं। अच्छा सुनो, मैं यहाँ का सारा काम खत्म करके रात में 8 बजे तुमसे यहीं मिलूंगी। आज शबीना का मन अपने काम में नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि जल्दी से नीरज के पास पहुंच जाए। शबीना को देखते ही नीरज बोला, कुछ इस कदर हो गई मोहब्बत तन्हाई से अपनी की कभी भी इन सांसों के शोर को भी थामने की कोशिश कर बैठते हैं जनाब। शबीना मुस्कुराते हुए बोली, शिकवा तो बहुत है मगर शिकायत कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे होंठों को इजाजत नहीं है तुम्हारे खिलाफ बोलने की। और वे दोनों खिलखिला कर हंस पड़े। नीरज, तुम्हें पता नहीं है कि आज मैं मुद्दतों बाद इतनी खुलकर हंसी हूँ। शायद मैं भी, नीरज ने कहा। रात को दोनों ने एक साथ डिनर किया और दोनों चाहते थे कि इतने दिनों की जुदाई की बातें एक ही घंटे में खत्म कर दें, जो कि मुमकिन नहीं था। फिर वे दोनों दिन भर के काम के बाद उसी पुराने गार्डन या कैफे में मिलने लगे। लोग अक्सर उन्हें साथ देखते थे। शबीना के घर वालों को भी पता चल गया था, पर उन्हें लगता था कि वे शादी नहीं करेंगे। वे इस बारे में शबीना को समय समय पर हिदायत भी देते रहते थे। इसी तरह साल दर साल बीतने लगे। एक दिन रात के अंधेरे में उन दोनों ने अपना शहर छोड़ एक बड़े से महानगर में अपनी दुनिया बसा ली, जहां उस भीड़ में उन्हें कोई पहचानता तक नहीं था। वहीं पर दोनों एक एनजीओ में नौकरी करने लगे। उन दोनों का घर छोड़कर अचानक जाना किसी को अचरज भरा नहीं लगा, क्योंकि सालों से लोगों को उन्हें एक साथ देखने की आदत सी पड़ गई थी। पर अम्मी को शबीना का इस तरह जाना बहुत खला। वे काफी बीमार रहने लगीं। जोया आपा का भी निकाह हो गया था। इधर शबीना अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। समय पर ख लगाकर उड़ने लगा था। एक दिन पता चला कि उसकी अम्मी को कैंसर हो गया और सब लोगों ने यह कहकर इलाज टाल दिया था कि इस उम्र में इतना पैसा इलाज में क्यों बर्बाद करें। शबीना को जब इस बात का पता चला तो उसने नीरज से बात की। नीरज ने कहा, तुम अम्मी को अपने पास ही बुला लो, हम मिलकर उनका इलाज कराएंगे। शबीना अम्मी को इलाज कराने अपने घर ले आई। अम्मी जब उनके घर आईं, तो उनका प्यारा सा संसार देखकर बहुत खुश हुईं। नीरज ने बड़ी मेहनत कर पैसा जुटाया और उनका इलाज कराया और वे धीरे धीरे ठीक होने लगीं। अब तो उनकी बीमारी भी धीरे धीरे खत्म हो गई, मगर अम्मी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती। नीरज उनकी परेशानी को समझ गया। एक दिन शाम को अम्मी शबीना के साथ बैठी थीं, तभी नीरज भी पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मी, जिंदगी में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है,
पर रिश्तों में ज्यादा जिंदगी होना जरूरी है। अम्मी, जब बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं फर्क रखने वाले? अम्मी, मेरी तो माँ भी नहीं है, मगर आपसे मिलकर वो कमी भी पूरी हो गई। अम्मी ने प्यार से नीरज को गले लगा लिया। तभी नीरज बोला, आज एक और खुशखबरी है, आप जल्दी ही नानी बनने वाली हैं। अब अम्मी बहुत खुश थीं। वे अक्सर शबीना के घर आती रहतीं। समय के साथ ही शबीना ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम शबीना ने हरिनूर रखा। शबीना ने यह नाम देकर उसे हिंदू मुसलमान के झंझावातों से बरी कर दिया था।